My name is Dr. Faryad Hussain. I am working as assistant professor at the pediatric department of Lahore General Hospital. And today I will discuss with you people a very important pediatric topic, patent ductus arteriosus. Before starting this topic, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को और बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों को इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल कराए और हमें और हमारी फैमिलीज़ को इस वबा से महफूज रखें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मतलब है कि ये एक ऐसी डक्ट है जो कि ऐसा चैनल है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, और ये सून आफ्टर बर्थ यूजुअली ये क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर ये परसिस्ट करे आफ्टर बर्थ तो ये बच्चों में क्लिनिकल साइन और सिम्टम कॉज करता है और ये एक एबनॉर्मैलिटी है जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इसमें है कि व्हाट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, फीटल सर्कुलेशन में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का क्या रोल है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशंस, लाइकली कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की। तो इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे। तो पिक्चर में जैसे दिखाया गया है कि एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है between the pulmonary artery and the aorta, just distal to the left subclavian artery. You can see in this picture. और ये जो चैनल है ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है सून आफ्टर बर्थ, एज सून एज द बेबी क्राइज दिस चैनल ऑब्लिटेट्स। लेकिन अगर ये चैनल परसिस्ट करे तो ये एबनॉर्मैलिटी है। कुछ मेडिकल कंडीशन साइनोटिक डिजीज़ ऐसी भी हैं बच्चों में जिनमें हम इस चैनल को खुद से ओपन रखते हैं, जैसे ट्रंकस आर्टरियोसिस और दूसरी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू इस चैनल को खुद से ओपन रखते हैं ताकि बच्चे का सर्वाइवल जो है वो रह सके। अदरवाइज़ अगर कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है तो फिर ये एबनॉर्मैलिटी है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम फीटल सर्कुलेशन को अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि अगर हमें मालूम होगा कि फीटल सर्कुलेशन में डक्टस आर्टरियोसिस का क्या रोल है तो फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को स्टडी करना ईजी होगा। तो फीटल सर्कुलेशन और इन्फेंटाइल सर्कुलेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि फीटल सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस प्लेसेंटा से आता है, जबकि इन्फेंट्स में जैसे ही बेबी की बर्थ होती है लंग्स फंक्शन होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू आता है। तो इन फीटल लाइफ देयर आर 3 important structures for the fetal circulation. One is the ductus arteriosus, other is the ductus venosus, and the third one is the foramen. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में आता है ये ब्लड लिवर में नहीं जाता बल्कि इसको बाईपास करके इंफीरियर वेना केवा में जाता है, और इंफीरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से ये फोरामेन वेन को क्रॉस करके लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू हेड एंड नेक को सप्लाई हो जाता है। और जो सुपीरियर वेना केवा से लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एज कम्पेयर टू ब्लड इन द अम्बिलिकल वेन, ये ब्लड सुपीरियर वेना केवा से जब राइट एट्रियम में आता है तो ये फोरामेन वेन को क्रॉस नहीं करता बल्कि राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस वेनोसिस के थ्रू ये एओर्टा में जाता है, और डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू लोअर लिम्स को और एब्डोमेन को सबको सप्लाई कर देता है। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन से आता है वो विदाउट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इन द
राइट एट्रियम में फोरामेन वेन को क्रॉस करके अपर लिम्ब और हेड एंड नेक को सप्लाई कर देता है। और जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू ये लोअर लिम्स में चला जाता है और लोअर लिम्स में जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई होती है। तो ये फीटल सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों स्ट्रक्चर जैसे ही बेबी फर्स्ट ब्रेथ लेता है ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर ऑब्लिक्वेट हो जाते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस जो है कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसिस। लेकिन अगर ये परसिस्ट करे तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसे हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। और इस तरह डक्टस वेनोसिस ये लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाता है सून आफ्टर बर्थ। और जैसे ही हम अम्बिलिकल आर्टरी को अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं तो ये अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल आर्टरीज भी ऑब्लिक्वेट हो जाती है और लिगामेंट में चेंज हो जाती है। तो जैसे ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता है और जिसकी वजह से ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाता है। और जैसे ही बेबी ब्रीथ करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को ज़्यादा होने की वजह से फोरामेन वेन जो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये इसका फंक्शनल क्लोजर जो है 8 to 12 आवर्स में सून आफ्टर बर्थ हो जाता है। लेकिन अब इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो 3 मंथ्स में होता है। इसी तरह फोरामेन वेन का एनाटॉमिकल क्लोजर जो है 3 to 6 मंथ्स के अंदर होता है। ये आपने याद रखना है कि इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो इट मे टेक टू द 3 मंथ्स डक्टस आर्टरियोसिस का। लेकिन फंक्शनल क्लोजर जो है ये विद इन आवर्स हो जाता है 10 to 12 आवर्स। ये अगेन फीटल सर्कुलेशन है। ये आपको दिखाया गया है कि अम्बिलिकल वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किस तरह डक्टस वेनोसिस के थ्रू विदाउट सप्लाइंग टू द लिवर गोज टू द हार्ट थ्रू इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ये फोरामेन वेन के थ्रू जब लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से या आर्च ऑफ एओर्टा से होता हुआ हेड एंड नेक और अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपर लिम्ब और हेड एंड नेक को थ्रू डक्टस वेनोसिस चला जाता है और डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो कंपैरेटिवली लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर लिम्ब को जाता है। तो फीटल सर्कुलेशन में डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस वेनोसिस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक परसिस्टेंट कम्युनिकेशन है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा जो कि नॉर्मली आफ्टर बर्थ नहीं होती और ये जस्ट डिस्टल होती है टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फीमेल्स में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और अगर मैटरनली कोई इन्फेक्शन है जैसे रुबेला और इसमें भी इसका रिस्क ज़्यादा है। प्री मेच्योरिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है कि कितना जेस्टेशनल एज कम होगी रिस्क ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज़ वेरी हाई। कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसको याद करने के लिए डायग्राम का सामने होना इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल हार्ट है, राइट साइड पे हार्ट विद पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। तो आप इसमें ब्लड फ्लो इजीली देख सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट में तो जैसे ही डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये ऑब्लिक्वेट होता है लिगामेंटम आर्टरियोसिस में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में यह सप्लाई हो जाता है और कोई भी फ्लो जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं आता, इसलिए लंग्स का फ्लो नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर ये डक्ट पेटेंट रहते हैं
पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस ऑब्लिक्वेट ना हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा आ जाता है और जिसकी वजह से पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा हो जाता है और हमें नॉर्मल भी सुनाई देता है क्योंकि ये ब्लड का फ्लो यहाँ से कैसे ही इस डक्ट से गुजरेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से हमें नॉर्मल सुनाई देगा और पल्मोनरी फ्लो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साइन वो भी जो है वो एक्सपेक्टेशन को सुनाई देगी। अगर डक्ट की पेटेंट रह जाएगी तो फिर बच्चे में क्लिनिकल साइन और सिम्टम आते हैं जो कि डिपेंड करता है कि डक्ट का साइज़ कितना है। अगर छोटा साइज़ है तो सिर्फ नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो इसमें रिकरेंट मलेरिया, कार्डियोमेगाली और कॉन्टिन्यूस मर्मर जो है वो सुनाई देगा। ये आपके सामने में ये पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस को दिखाया गया है कि ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी जस्ट डिस्टेंट टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि नॉर्मली बच्चों में ऑब्लिक्वेट हो सकती है सून आफ्टर बर्थ एंड चेंजेस टू लिगामेंटम आर्टरीज बट इफ इट परसिस्ट इट कॉजेज द सिम्टम्स। अगर किसी बच्चे में पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस होगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर तो पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस का साइज़ कम है तो सिर्फ हमें एक मर्मर सुनाई देगा अपर इंफ्राक्रेविकुलर रीजन में, ठीक है, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। लेकिन अगर डक्ट का साइज़ ज़्यादा है तो हमें कार्डियोमेगाली के साइन मिलेंगे और अगर बहुत ज़्यादा साइज़ है तो उसमें कार्डियोमेगाली के साथ माइक्रोवेंटिलेशन का मर्मर और P2 उसमें लाउड मिलेगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ। और बच्चे में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है और फीडिंग के दौरान एक्सेसिव स्वेटिंग होती है बच्चों में और इरिटेबल रहते हैं बच्चे। लेकिन अगर पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस का स्मॉल साइज़ है, साइज़ कम है तो ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ मर्मर है, कोई साइन या सिम्टम नहीं है। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिकरेंट कोलिनिया, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, फेलियर टू थ्राइव, ये सारे सिम्टम्स हिस्ट्री में हमें मिल सकते हैं। एग्जामिनेशन में हमें 3 जो साइन है वो मिलेंगे। जैसे हम हार्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें एक थ्रिल फील होगी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस और इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में। अगर हम पल्स पे ये हाथ रखेंगे तो बाउंडिंग पल्सेस फील होंगी वाइट पल्स प्रेशर की वजह से। और मर्मर पीडीए का एक कैरेक्टरिस्टिक मर्मर है जिसे हम कॉन्टिन्यूस या मशीनरी मर्मर कहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि पीडीए में कॉन्टिन्यूस मर्मर क्यों आता है और पल्स प्रेशर क्यों वाइड होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी कार्डिक लीजन है इसमें आपने जब तक डायग्राम नहीं स्टडी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस डायग्राम को आप स्टडी करें तो आप पता चल जाएगा कि इसमें कंटिन्यूस मर्मर क्यों आता है। नॉर्मली ये होता है कि हार्ट में जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टली में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये नॉर्मल डायग्राम है। लेकिन अगर सिस्टली में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया, लेकिन डायस्टली में और थोड़ा सा ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी में भी आ गया और इसकी वजह से सिस्टली में हमें मर्मर सुनाई देगा। और इसी तरह जैसे ही हार्ट डायस्टली में जाएगा तो स्टीलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। जो ब्लड एओर्टा में है उनके
वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू कॉन्टिन्यूसली पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, पहले सिस्टली में और फिर डायस्टली, जिसकी वजह से इस डक्ट में कॉन्टिन्यूस फ्लाई ऑफ ब्लड होती है और हमें कॉन्टिन्यूस मर्मर जो है वो सुनाई देता है सिस्टली और डायस्टली। और पल्स प्रेशर वाइड क्यों होता है? नॉर्मली ये है कि जो भी ब्लड इजेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू सप्लाई हो जाता है और कोई स्टिलिंग ऑफ ब्लड नहीं होती और डायस्टली में भी प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे हार्ट डायस्टली में जाता है, सिस्टली में ब्लड बॉडी को चला गया, डायस्टली में जो ब्लड है वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर जो है कि डिफरेंस होता है सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। नॉर्मली 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो पल्स प्रेशर नॉर्मली जो है वो 40 होती है, लेकिन इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो उतना कम नहीं होता, लेकिन डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से ड्यू टू द स्टीलिंग ऑफ द ब्लड थ्रू पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और डायस्टोलिक प्रेशर कम होने की वजह से पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें बाउंडिंग पल्सेस फील होती है, जो से भी हम पल्स फील करते हैं। हाई पल्स प्रेशर की वजह से वो हमें बाउंडिंग पल्स फील होती है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें जो करेक्टरिस्टिक साइन मिलेंगे वो वाइड पल्स प्रेशर की वजह से बाउंडिंग पल्सेस मिलेंगी, टैकीकार्डिया मिल सकता है, सम टाइम एपनिया भी मिल सकता है और लेफ्ट अपर स्टर्नल कॉर्नर पे या इंफ्राक्रैनियल रीजन में एक कंटिन्यूस या मशीनरी मर्मर, वो करेक्टरिस्टिक साइन है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। हीमोडायनामिक्स मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दी है कि क्योंकि ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस रहता है सिस्टली और डायस्टली में, इस वजह से हमें नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूस सुनाई देता है और पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन या S2 जो है वो भी लाउड हमें सुनाई देगी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और पैराडॉक्सिकल स्प्लिट हो जाती है सेकेंड हाफ। नॉर्मली ये होता है कि जो एओर्टिक वेल्व है, पल्मोनरी वेल्व वो पहले क्लोज होता है और लेकिन ड्यू टू इंक्रीज फ्लो थ्रू द एओर्टिक वेल्व इस पीडीए में डिलेड क्लोजर हो जाता है एओर्टिक वेल्व और A2 लेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिट, जिनकी ये उलट हो जाता है नॉर्मल फिनोमेना ड्यू टू द इंक्रीज फ्लो टू द एओर्टा। समटाइम्स हमें डायलेटेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा भी मिलती है, इजेक्शन क्लिक भी मिल सकता है कॉन्टिन्यूस मर्मर के साथ और एओर्टिक इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस मर्मर की वजह से वो ग्राउंड हो जाता है। मैटरनल इन्फेक्शन जो रूबेला से एसोसिएटेड है, उसमें रूबेला सिंड्रोम है, जिसमें बच्चा माइक्रोपैथिक होता है, इसमें पीडी का मर्मर होता है और कैटरैक्ट होता है। कोई भी न्यूबॉर्न हो जिसमें आप कैटरैक्ट देखें, उसका हार्ट जो है उसका ब्रेक करेंगे वो लाइकली रूबेला सिंड्रोम की वजह से। एओर्टिक रिगर्जिटेशन से आप पीडीए के मर्मर को बड़ी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो पीडीए का मर्मर है वो सिस्टली और डायस्टली में दोनों में ये मर्मर ऑडिबल होता है, बल्कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है इसमें ऐसा नहीं होता। और पीडीए का डायग्नोसिस जो है
वो क्लिनिकल है, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हम करवा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ईसीजी है। ईसीजी में हमें लेफ्ट एट्रियल इलाज मिलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। एक्सिस इसमें नॉर्मल हो सकता है लेफ्ट हैंड, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट इंफीरियर एक्सिस है और पी माइट्रेल मिलेगा। और आप देख सकते हैं B456 में जो एस वेव्स हैं, सॉरी आर वेव्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्लार्ज्ड है। इसकी वजह से हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल रही है। तो टिपिकल जो साइन है इसमें लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। एक्सिस नॉर्मल भी हो सकता है और लेफ्ट एक्सिस भी हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों होगी? ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से अल्टीमेटली ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियल में आता है, तो उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। चेस्ट एक्सरे यूजुअली अगर स्मॉल पीडीए है तो नॉर्मल होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं होती। लेकिन अगर मॉडरेट या बड़े साइज़ का लार्ज साइज़ का पीडीए है तो उसमें हमें जो तीन फाइंडिंग मिलेंगी उससे प्रीथोरिक लंग मिलेंगे, क्योंकि लंग्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो प्रीथोरिक लंग्स हमें नज़र आएंगे। सेकेंड में हमें जो है डायलेटेड जो है पल्मोनरी सेगमेंट वो इसमें नज़र आएगा और कार्डियोमेगाली हमें हार्ट शेडो जो है वो लार्ज नज़र आ सकता है। तो ये जो है नॉर्मली स्मॉल पीडीए में नहीं होता, लेकिन लार्ज पीडीए में ये सारी फाइंडिंग हमें चेस्ट एक्सरे में मिल जाती है। एको जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर पीडीए। तो जब भी आपको मशीनरी बनने लगे उसको इमीडिएटली आप इसका एकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेवेरिटी की असेसमेंट आप क्लिनिकल भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल पीडीए है तो उसमें सिर्फ आपको इंफ्राक्लैविकुलर रीजन की एक मर्मर सुनाई देगा, हार्ट साइज इसमें नॉर्मल होगा। लेकिन अगर लार्ज पीडीए है तो उसमें माइट्रल रिगर्स का आपको मर्मर मिल सकता है, एपेक्स ब्लीड उसमें शिफ्टेड मिल सकती है और थिन ऑडिबल हो सकती है लार्ज पीडीए में, और पल्स प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आप इसकी डायग्राम को देख के आप देख सकते हैं। जो पीछे हमने डायग्राम डिस्कस की थी हार्ट की, कि कॉन्टिन्यूस मर्मर है और पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा है। जैसे जैसे ये पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा होता जाता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है तो डायस्टोलिक मर्मर जो है ये फेड हो जाता है। तो जो कंटिन्यूस मर्मर है वो चेंज हो जाता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, सिर्फ उसका सिस्टोलिक कंपोनेंट रह जाता है, डायस्टोलिक फेड हो जाता है। लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो फिर मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, फिर शंटिंग लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाती है ब्लड की, और पेशेंट में डिफरेंशियल साइनोसिस होती है, यानी कि लो लिम्स जो है वो उनमें साइनोसिस होता है और अपर लिम्ब में इतना ज़्यादा साइनोसिस नहीं होता। अदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो हार्ट फेलियर है। पीडीए में अगर लार्ज पीडीए है तो बच्चा CCF के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है कि इन्फेक्शन हो सकती है वेल्व्स की। एजम मेंजर जैसे मैंने बताया लॉन्ग स्टैंडिंग अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो अल्टीमेटली रिवर्सल ऑफ द शंट होगा। कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें एन्यूरिज्मल डायलिटेशन है पल्मोनरी आर्टरी की, कैल्सिफिकेशन कंडक्ट हो सकती है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, ये यूजुअली ASD में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पीडीए में, लेकिन इसमें भी पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन हो सकती है। नॉन इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस ऑफ द डक्ट में भी हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो क्लिनिकल में आपको कॉन्टिन्यूस मर्मर मिलता है इंफ्राक्लैविकुलर रीजन में, तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। एओर्टिक
को पल्मोनरी विंडो डिफेक्ट, ये अदर देन कम्युनिकेशन है, ये भी एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन अदर देन रेक्टस आर्टरोसिस है। तो ये डिफेक्ट बहुत अनकॉमन है, लेकिन जब भी होगा इसमें भी कॉन्टीन्यूस नंबर आएगा। रप्चर साइनोसियल वॉल सेलुलर एन्यूरिज्म, ये भी कॉन्टीन्यूस मॉर्निंग के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन ये पेशेंट एमरजेंसी में आते हैं, यूजुअली लेजर ब्लीड के साथ आते हैं और एमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है और रेयर ड्यूरेशन है। इसी तरह कुछ आर्टरी वीनस फिस्टुला है जो कोरोनरी भी हो सकते हैं, लंग्स पे भी हो सकते हैं, जहाँ पे भी कोलेट्रल्स होंगे, फिस्टुलास होंगे तो कंटिन्यूस नंबर आएगा। तो कंटिन्यूस नंबर जो है वो पीडीए के डिप्रेशन डायग्नोसिस रख सकते हैं। ट्रंकस आर्टरोसिस जो है ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, इसमें पीडीए जो है वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, हम बल्कि पीडीए को ओपन रखते हैं इसमें ताकि बच्चा सर्वाइव कर सके। कुछ बीएसडी की टाइप ऐसी है जिसमें एओर्टिक वेल नहीं हो जाता है, तो एओर्टिक इंसफिशिएंसी में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूस मोनस नहीं होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस और टीएपीवीसी के वीनस हम्प में भी हमें कंटिन्यूस मोनस नहीं होता, क्योंकि सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे अगर हमें कंटिन्यूस मोनस नहीं इंफ्राथैलेमिक। ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली हम प्रीटर्म बच्चों में करते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और उसमें हम इंडोमेथासिन, ब्रोफेन या पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। तमाम ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करना है। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेक्टस आर्टरोसिस जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो डोज इंडोमेथासिन की 0.1 mg पर kg पर डोज 12 बार भी 3 डोजेज देते हैं, और इसका प्रोफिलैक्टिक रोल भी है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो जो है इंट्रावास्कुलर डिवाइस क्लोजर है इन पीडीए, स्पेशली इन फुल टर्म बेबीज। लेकिन डिवाइस क्लोजर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है नॉन यूजिंग पेटेंट आर्टरोसिस। तमाम पेशेंट जो है वो स्पेशली जो फुल टर्म है, अगर प्रीमेच्योर बच्चों में हम कुछ देर तक वेट कर सकते हैं तो स्पॉन्टेनियस क्लोजर भी हो जाता है जो प्रीमेच्योर बच्चे। लेकिन फुल टर्म बच्चों में हमने डिवाइस क्लोजर या सर्जिकल क्लोजर बिफोर द एज ऑफ क्लोजर, बल्कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम इसमें सर्जिकल या कैथेटर क्लोजर करते हैं। और इसमें प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस के लिए एंटीबायोटिक भी रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चा सीएससीएफ में है या लार्ज पीडीए है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। पैरासीटामोल जैसे मैंने बताया ये भी इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन के साथ पीडीए के क्लियर में यूज होता है, और इसकी काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। ये डिवाइस क्लोजर की पिक्चर दिखाई गई है, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो रिकमेंडेड है वो डिवाइस क्लोजर। ये जो डिवाइस की पिक्चर है, ये डिवाइस इन प्लेस है। सर्जरी में यूजली लेफ्ट स्वैप आउट नहीं करते हैं, और लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो डिवाइस क्लोजर है। तो इवन इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी हम 1 साल से पहले जो है वो पीडीए का डिवाइस क्लोजर कर रहे हैं। These are the references. If you want to ask any question regarding PDU, you are most welcome. आप रिकॉर्ड में कभी भी आके उससे PDU के निकालने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।